अच्छा, लास्ट जो टॉपिक है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट शोल्डर लीजन्स में, वो बहुत रेयर केसेस में इस जॉइंट की स्प्रेन्स या कोई लीजन होती है। मैंने बताया क्लेविकल के दो एंड्स होते हैं, दोनों एंड्स पे एक एक जॉइंट बनता है। एक साइड पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, लेटरल साइड वाला। मीडियल साइड पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है जो कि स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान बनता है। दूसरी बात, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की लीजन्स कॉमन है, जबकि इस जॉइंट की लीजन्स स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की लीजन्स बहुत अनकॉमन है। इसकी स्प्रेन होने से पहले पहले या डिसलोकेशन होने से पहले ही या तो क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाता है या एसी जॉइंट डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसके बहुत कम होती है। अगर लेट सपोज इसकी इंजरी हो, तो वो कैसे होती है इंजरी इसकी? ज़्यादातर जब आप साइड के बल गिरते हो, आप अपने साइड पे गिरते हो ना, आपका आर्म जो है पूरा का पूरा साइड, जैसे साइड लाइन में हम लेटते हैं इस तरह अगर आप गिरे, तो इसमें जो है इसकी इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसकी अगर इंजरी हुई तो ज़्यादातर एंटीरियर डिसलोकेशन होती है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन बहुत ही कम केसेस में होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ जो है इसकी जो मीडियल एंड है, जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है क्लेविकल, उधर जो एपिफिजियल प्लेट होती है, उधर जो ग्रोथ प्लेट होती है ना, वो सबसे एंड में ख़त्म होती है। थ्रू आउट द बॉडी जो है ना 18 ईयर्स तक जो है ऑलमोस्ट सारे जो बोन्स हैं उनकी ग्रोथ प्लेट्स ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो फाइजियल प्लेट है वो 23 to 25 ईयर्स ऑफ एज पे जो है जाके क्लोज होती है। तो फाइजियल प्लेट इंजरी भी इसकी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है उस जगह से, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी नाजुक होती है। तो एक तो इसके लीजन्स अनकॉमन है, अगर हो तो साइड के बल अगर आप गिरे तो उससे होता है। और ज़्यादातर जो होता है फाइजियल प्लेट इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है उसका। अगर 25 ईयर्स के बाद हो तो फिर उस फाइजियल प्लेट नहीं होती, तो फिर उस जगह का फ्रैक्चर नहीं होता। तो इस जगह का ख्याल रखना चाहिए। अगर लेट सपोज इस जगह की इंजरी हो गई है, तो इधर इसोफेगस भी गया हुआ है, इधर आर्टरीज भी गई हुई है, इधर ट्रैकिया है, इधर लंग भी है, इधर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स गए हुए हैं, तो उनको रूल आउट करना ज़रूरी है। अगर इसकी इंजरी हुई है, वो चीज़ें तो डैमेज नहीं है, तो उनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं इसके फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जब इंस्पेक्शन करते हैं, अगर इसका स्प्रेन हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है, तो इंस्पेक्शन में क्या होगा? उधर स्वेलिंग होगी, क्रेपिटस पेन ऑन मोशन शो होगा, हॉरिजॉन्टल एडक्शन में एक्रोमियोक्लेविकल और स्टर्नोक्लेविकल दोनों जॉइंट पे स्ट्रेस आता है, तो वो उस पे पेन ज़्यादा होगा उस मोशन में। एंटीरियर डिसलोकेशन ज़्यादा कॉमन है, और ज़्यादा ही साथ जब एंटीरियर डिसलोकेशन होगी तो आपको स्टेप डिफॉर्मिटी भी नजर आएगी, वो जगह बाहर निकली होगी, क्लेविकल बाहर की तरफ निकलोगा। जबकि मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल जो है पोस्टीरियर डिसलोकेशन में पीछे की तरफ गया होता है, और साथ ही साथ जो शोल्डर होता है ज़्यादातर प्रोटेक्टेड पोजीशन में होता है, आगे की तरफ आया होता है। इसके बाद जब एक्टिव और पैसिव मूवमेंट स्कैपुला की देखेंगे तो स्कैपुला और शोल्डर की जब एक्टिव और पैसिव मूवमेंट चेक करेंगे, तो उसमें पेन होगा। इसे क्यों? क्योंकि आप खुद ही फील करो अपना स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, आप जब भी स्कैपुला को हिला रहे हो या आर्म को हिला रहे हो मूवमेंट, तो इसमें स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट भी, उस पर भी मूवमेंट हो रही है, तो उसमें पेन हो सकता है। पेन की जो साइट होगी वो वेल लोकलाइज्ड होगी, और वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा होता जाएगा। स्टर्नोक्लिवो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के जो मसल्स हैं वो नेक की तरफ भी गए हुए हैं, तो अगर आप नेक की एक्टिव और पैसिव और रेजिस्टिव मूवमेंट्स करोगे तो उसमें भी आपको पेन हो सकता है। तो आपने सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन में काफ़ी कुछ देख लिया, स्वेलिंग हुई होगी, पेन होगा, वो ज़्यादा डिसलोकेशन हो सकती है। एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स आप कर रहे हो उसमें पेन हो रहा है, रेजिस्टिव मूवमेंट्स ऑफ नेक उसमें ही पेन हो रहा है। इसके अलावा जब आपको पता चल जाएगा ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, क्योंकि इसका पेन वेल लोकलाइज्ड होगा, और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी का भी आपको पता चल जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। तो इसकी मैनेजमेंट पे फिर आएंगे। जब आपको पता चल गया कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, तो मैनेजमेंट कैसी होगी इसकी? सबसे पहले डिसलोकेशन हुई होगी, तो क्लोज रिडक्शन इसमें सबसे पहले करेंगे। क्लोज रिडक्शन किसे कहते हैं?
विदाउट एनी ऑपरेशन आप जो है उस जॉइंट को अपनी जगह पे लाते हो। डिसलोकेशन को आप जब अपनी जगह पे ले आए, उसके बाद जो है अगर पेन इसको इतना ना हुआ और मसल स्पाज़म ना हुआ हुआ, अगर मसल स्पाज़म हो गया तो मसल इतने वो खींच लेते, इतने टाइटन हो जाते, इतने स्पैज़मेटिक हो जाते हैं कि वो डिसलोकेशन को वापस जॉइंट को अपनी जगह पे आने से रोकते हैं, तो हम उसको वापस क्लोज़ रिडक्शन नहीं कर सकते, फिर मुश्किल हो जाता है। तो जब क्लोज़ रिडक्शन कर ली मैनेजमेंट में सबसे पहले, उसके बाद पेन होगा, इन्फ्लेमेशन हुई होगी, तो उसके लिए रेस्ट देंगे, एनसिड्स देंगे, मेडिकेशंस देंगे, आइसिंग भी कर सकते हैं, इमोबिलाइजेशन साथ ही देंगे, ठीक है। इसमें ग्रेड 1 2 3 है। ग्रेड 1 अगर स्प्रेन हुआ, ग्रेड 1 थोड़ा बहुत टियर हुआ, तो उसको इमोबिलाइज रखे 5 to 10 डेज, तो ये ठीक हो जाता है जॉइंट। ग्रेड 2 में थोड़ा बहुत पार्शियल टियर हो जाता है, हाफ टियर हो जाता है जॉइंट का, उसमें साथ ही साथ सबलक्सेशन भी हो जाती है। सबलक्सेशन को आप रिड्यूस कर ले और साथ ही साथ उसको स्लिंग पहना दे, इमोबिलाइज रखे 4 to 6 वीक्स के लिए, तो उससे जॉइंट वापस नॉर्मल हो सकता है। ग्रेड 3 डिसलोकेशन में, जिसमें थ्रू पूरी डिसलोकेशन हो जाती है, उसको रिड्यूस करना पड़ता है, उसको रिडक्शन करनी पड़ती है, उसको वापस अपनी जगह पे लाना पड़ता है। और दूसरी बात, पोस्टीरियर डिसलोकेशन अगर हुई है, जो कि वेरी अनकॉमन है, वो जब रिड्यूस कर लें, उसको अपनी जगह पे वापस ले आए, तो वापस उसके चांसेस नहीं है कि वो डिसलोकेट हो, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर एंटीरियर डिसलोकेशन एक बार हो गई है, उसको आप वापस रिड्यूस भी कर लें, वो फिर से थोड़े अरसे बाद हो सकता है, चांसेस होते हैं कि वो फिर से डिसलोकेट हो जाए। अच्छा, इसको और क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्लोज रिडक्शन कर ली, ठीक है, साथ ही इमोबिलाइजेशन कर ली। जब इमोबिलाइज रखा, उसके बाद जब ठीक होने शुरू हो जाते हैं, हीलिंग शुरू हो जाती है जॉइंट की, उसके बाद मोबिलाइजेशन इसको कहते हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन। ये जॉइंट वैसे हाइपर मोबाइल होता है, लेकिन इसको फिर भी मोबिलाइजेशन ग्रेड 1 और 2 दे सकते हैं पेन रिलीफ करने के लिए। इसके अलावा उधर के अगर मसल्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर ले, कौन सी मसल स्पेसिफिकली, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट्स डायनामिक साइनर्जिस्ट, पेक्टोरलिस माइनर और सब क्लेवियस मसल जो है, ये कोरेकॉइड प्रोसेस की तरफ जाके लगते हैं, तो उसकी अगर स्ट्रेंथनिंग करें तो वो इसका जोर बर्दाश्त करता है, एससी को सपोर्ट देता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के लिगामेंट्स को सपोर्ट देते हैं ये मसल्स, पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस मसल, तो इनकी हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। अगर डिस्क की डीजनरेशन हो गई है, ये लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी है उधर, तो साथ और भी मसल्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं। कौन कौन सी मसल स्पेसिफिकली, ये अपर ट्रेपीजियस हो गया, पेक्टोरलिस माइनर, स्टर्नल फाइबर्स, पेक्टोरलिस मेजर की स्टर्नम वाली फाइबर जो होती है, पेक्टोरलिस मेजर की 3 फाइबर होती है, जो अपर वाली फाइबर है स्टर्नम फाइबर्स, उसको जो है स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि शोल्डर गोल्डन कम्प्लेक्स को वो मसल्स मदद दे सके स्टेबलाइज रखने में, और एससी जॉइंट पे जोर कम पड़े। तो ये तो हमने देख लिया कि एससी जॉइंट की सबलक्सेशन हो जाए या उसका स्प्रेन हो जाए। बस कंडीशंस जैसे कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो, न्यूरोलॉजिकल चिल्ड्रंस हो, ठीक है, जिनको अपने शोल्डर गर्डल कम्प्लेक्स के बारे में इतना पता ना हो, फील ना कर सकते हो। इसके अलावा डिजेनरेटिव आर्थराइटिस हो जाए एससी जॉइंट की, या सीट बेल्ट शोल्डर विप्लैश इंजरी हो जाए, जिससे काफ़ी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाए, ऐसे केसेस में जब इसको इमोबिलाइज रखते हैं ना, उसके बाद जब हील होने शुरू हो जाता है, तो वो जॉइंट ज़्यादातर हाइपोमोबाइल हो जाता है। तो ऐसे हाइपोमोबाइल जॉइंट के लिए जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे इमोबिलाइजेशन पीरियड ख़त्म हो, तो जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स शुरू कर देनी चाहिए, ताकि नॉर्मल आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स रिगेन हो सके।